हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्विन मालू आर.एस. इस वीडियो में हम जो PT 365 इकोनॉमी है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। तो आपको पता ही है कि CRR क्या होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो होता है द शेयर ऑफ द बैंक्स नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटीज़, जो कि बैंक्स को RBI के पास रखना होता है कैश फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत लिक्विड होता है ये। अब यहाँ पे रखना होता है कैश फॉर्म में। नेट डिमांड एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? सोर्स द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक एंड द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय अदर बैंक, ठीक है। एज पर द RBI एक्ट 1934 ऑल, तो सबसे पहले किस एक्ट के तहत CRR रखना पड़ता है? तो RBI एक्ट 1934। और किन किन को रखना होता है? सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, रीजनल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक सब आ गए, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द CRR। अब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो क्या होता है वो इस एग्जाम्पल में समझाया गया है। जैसे मान लो NDTL 100 रुपये है और उस पर मान लो 4.5% CRR लग रहा है, तो 4.5 रुपये CRR। लेकिन अब मान लो NDTL बढ़ गया और वो 150 हो गया, तो 150 पे 4.5% तो देना ही है। लेकिन जो इंक्रीज़ हुआ है +50 का, इस पर भी मान लो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो कोई भी कितना भी परसेंट, एग्जाम्पल के लिए मान लो 10% है, तो इस इंक्रीज़ पे 10% यानी 5 रुपये, तो टोटल कितना 11.75 रुपये जो वो आपको CRR रखना पड़ेगा। तो ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ है उस पर कुछ लगता है। अब ऑब्वियस ही बात है, CRR को इंक्रीज़ करके या ज़्यादा पैसा RBI अपने पास रखवा रहा है, इसका मतलब क्या है? RBI लिक्विडिटी जो मार्केट में ज़्यादा हो गई उसको एब्जॉर्ब करना चाह रहा है। तो RBI ने ICRR को यूज़ किया था टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। लेकिन अब धीरे धीरे ICRR को डिसकंटिन्यूड किया जा रहा है इन फेस्ड मैनर, क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन अब उनको लगता है स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है। अब CRR का इफेक्ट तो आप देख लीजिए, मैनेज लिक्विडिटी वगैरह, इन्फ्लेशन कंट्रोल, बैंकिंग रेजिलियंस, डिक्रीज लेंडिंग वगैरह वगैरह। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है? मान लीजिए ये है बैंक और ये RBI। अब बैंक अगर RBI के पास अपना पैसा रखता है तो RBI बदले में अगर मान लो सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल के फॉर्म में रखता है, तब तो वो कौन सी रेट कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट। आपको पता है रेपो रेट तो वो होती है जब बैंक्स RBI से पैसा लेते हैं, और रिवर्स रेपो वो होती है जब RBI बैंक से पैसा लेता है। लेकिन सिक्योरिटीज़ RBI बदले में कोलेट्रल के तौर पर बैंक के पास रखता है। लेकिन मान लो ये सिक्योरिटी ना रखे, पैसा तो ले RBI बैंक से लेकिन सिक्योरिटी रिटर्न में ना रखे, तो ये हो गई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अलाउज द बैंक टू अब्जॉर्व लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स विदाउट गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न टू द बैंक्स। तो ये अदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स है, तो SDF हो गया, फिर रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट हो ही गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कल पहले हमारी बात हो ही चुकी है, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स। तो जब भी RBI को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी तो वो क्या करेगा? सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सॉरी, जब लिक्विडिटी उसको कम करनी होगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा और पैसा जो है लिक्विडिटी वो मार्केट से ले लेगा। और जब ऐसा उल्टा करना होगा तो परचेज कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ठीक है। फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये एक टेम्पररी लोन फैसिलिटी है 90 डेज तक, ठीक है। जो टेम्पररी मिसमैचेस होते हैं, मान लो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कैश की जरूरत पड़ गई, तो 90 डेज़ के जो मिसमैचेस होते हैं, मतलब ये टेम्पररी टाइम के लिए होती है, तो लगभग रेपो रेट पे ही मिलता है, ठीक है, लोन। और अगर 90 डेज से ज़्यादा हो गया तो फिर ओवरड्राफ्ट मतलब रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो शायद +2% है, पर एक बार चेक कर लीजिएगा, पर रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है। और ये लिमिट कौन तय करता है? तो जो सेंटर और RBI मिल करके लिमिट तय करता है कि कितना वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर कितना लोन जो वो दिया जाना चाहिए। फिर है सरप्लस ट्रांसफ़र बाय RBI। तो आपको पता ही RBI, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। तो RBI जो होता है वो नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, RBI को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो ये जनरली क्या करता है, अपना जितना भी सरप्लस अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को दे देता है अकॉर्डिंग विद सेक्शन 47 अलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ RBI एक्ट 1934। तो RBI एक्ट का 1934 के सेक्शन 47 के तहत RBI को अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना रहता है। और RBI का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है उसका देन इट्स टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम, देयरबाय जनरेटिंग सरप्लस। Earlier RBI used to keep a major chunk of this surplus for its contingency fund and asset development fund, लेकिन कुछ कमिटीज़ बैठी, मालेगाम कमेटी, फिर ये आपको पता होता बिमल जालान कमेटी, उसने रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क दिया, उसके तहत जो ट्रांसफ़र था सरप्लस का वो गवर्नमेंट को इंक्रीज हो गया। तो आप देखिए ये दिखाई गया है, पहले 15,000 करोड़ था, फिर बढ़ के ये खासकर जब ये 18-19 वाला बिमल जालान कमेटी के बाद वाला, तो ये एकदम से स्पार्क आया फिर वापस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब सबसे पहले जब क्या होता है, जैसे मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे मान लो A कंट्री, B कंट्री, A का कोई बैंक है, B के बैंक से उधार लेना चाह रहा है, तो अब ये कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेगा बैंक वगैरह। तो ये जो बेंचमार्क होता था वो ये लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ऐसे बहुत सारे बेंचमार्क होते हैं,
तो एक ये भी था, ठीक है। The Reserve Bank of India has issued an advisory to banks and other RBI regulated entities making two steps to ensure complete transition away from the London Interbank offered rate. तो अब ये चाह रहा है कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से हम ट्रांजिशन करें, यानी इससे चेंज करके दूसरे बेंचमार्क्स को हम अपनाएं, ठीक है। लिबोर एंड द मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट विल बी फेज्ड आउट बिफोर, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है प्रेजेंटली पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। Banks, financial institutions have been advised to ensure that no new transactions undertaken by them or their customers rely on or priced using the US dollar LIBOR or MIFOR. तो इसको फेज आउट करने की, ठीक है, क्योंकि अब इसको फेज आउट क्यों किया है, ग्लोबल ट्रांजिशन नेसेसिटेटेड आफ्टर द ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटी डिसाइडेड टू फेज इट आउट इन 2017, डिस्कवरी दैट सम लार्ज बैंक्स मैनिपुलेटेड द रेफरेंस रेट अप और डाउन। अब चूंकि ब्रिटेन का है तो वहाँ ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ ने इसको फेज आउट कर दिया, उनको कुछ लगा कि मैनिपुलेट करें बड़े बैंक्स, तो फिर इन्होंने फिर अपन उसको लेके बैठे हैं, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर अपन भी इसको फेज आउट कर रहे हैं। अब लिबोर क्या है, बेंचमार्क रेट मैंने आपको बता ही दिया है, ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिसेस होती हैं वैल्यूज रेफरेंस रेट्स फॉर पर्पस ऑफ प्राइसिंग सेटलमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बिफोर 2014 लिबोर वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन, लेटर इसको चला गया पर यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। ये अपने काम का नहीं है क्योंकि भी वैसे ही हो गया, ठीक है। अब ये फेस्ड रोल बैक के बाद अनाउंसमेंट के बाद ओनली US डॉलर लिबोर वाज अलाउड टू बी पब्लिश्ड। फिर लिबोर ट्रांजिशन बेनिफिट्स टू इंडिया, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो वो कम हो जाएगी, बोरोइंग कॉस्ट्स कम हो जाएंगी, मोर कंपटीशन क्योंकि और सारी बेंचमार्क रेट्स आएंगी उसमें। फिर इंडियाज ट्रांजिशन सिनारियो, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। द RBI has established a system of alternative reference rates that allows banks to choose rates from a basket of currencies rather than British pound for international financial transactions, ठीक है। RBI has added modified MIFOR to the list of significant benchmark administered by FBI। तो अब अल्टरनेटिव्स कौन कौन से लिबोर के, तो बहुत सारे, US का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, यूरोप का यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इंडिया का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, ठीक है। फॉलबैक क्लॉज, RBI हैज pushed for the insertion of fallback clauses in all remaining legacy financial contracts that reference LIBOR or MIFOR, ठीक है। द fallback clause refers to, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लीजिए, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक 2014 में फॉर्म हुई थी और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड, वैसे तो नाम ही प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इसमें कुछ नाम चेंज कर सकते हैं, कोई SBI कर दिया या RBI कर दिया, कैसे भी करके, तो ये 3 हैं। फिर ऑब्जेक्टिव तो पता ही है आपको, बेंचमार्क्स जो हैं वो मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो बेंचमार्क्स है वो एस्टेब्लिश करना इसका उद्देश्य है, और इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फंक्शंस वही हैं, कलेक्शन सबमिशन ऑफ मार्केट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग पोल्ड डेटा, फॉर्मुलेशन अडॉप्शन, पीरियडिक रिव्यू ऑफ बेंचमार्क कैलकुलेशन मेथोडोलॉजीज, कैलकुलेशन पब्लिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंचमार्क। अब आते हैं पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो RBI, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन, हैव ऑर्गेनाइज्ड G20 टेक स्प्रिंट 2013 टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंप्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो क्रॉस बॉर्डर में आपको पता ही है, सेंडर एंड रिसिपिएंट जो वो अगर दूसरी कंट्रीज़ में है, जैसे इंडिया और फ्रांस हो गया मान लो, तो इंडिया में बैठा आदमी फ्रांस वाले को पेमेंट कर रहा है तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो गया। द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स मार्केट वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू रीच $290 ट्रिलियन बाय 2030, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो स्विफ्ट होता है, ये आपको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद स्विफ्ट बहुत न्यूज़ में है क्योंकि USA ने जो रशिया को इस स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया। अब स्विफ्ट क्या होता है, ये जनरली क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन, यानी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल है स्विफ्ट, ठीक है। तो उससे रशिया को जो वो बाहर कर दिया गया। डिजिटल वॉलेट्स लाइक पेपल, गूगल पे, एप्पल पे, ये तो करते हैं आप गूगल पे यूज़। अब इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर और अदर्स लाइक क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह। अब मैकेनिज्म क्या होता है, अब या तो पेमेंट डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, और या करेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन आपको बताए, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह, ईजेज रेमिटेंसेज, ठीक है, फैसिलिटेट्स ट्रेवल एंड टूरिज्म, एक्सेलरेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इस इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, एक तो RBI पेमेंट्स विजन 2025, इसका एक फोकस है वो ब्रिंग ईज इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। फिर NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड उन्होंने एक बनाई है, फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ UPI एट मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। तो आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो वो UPI को एक्सेप्ट किया है, सिंगापुर, UAE, मॉरिशस, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा, इन्होंने UPI को। तो अब ऑब्वियस बात है, जब UPI को इतनी कंट्रीज़ जो हैं वो कर रही हैं
तो क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस के लिए एक कुछ बनाना पड़ेगा, तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड करके NPCI ने बनाई है। RBI इज अलाउड एक्सेस टू UPI टू फॉरेन नेशनल्स एंड NRIs विजिटिंग इंडिया। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल्स एंड NRIs इंडिया विजिट कर रहे हैं तो वो भी है UPI को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया UAE ने MOU किया ऑन द यूज़ ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी जो नेशनल जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो डिजिटल करेंसी बन रही है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज़ करने के लिए MOU हुआ है इंडिया और UAE के बीच में फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब है सेबी आपको पता है कैपिटल मार्केट। देखिए एक तो होता है मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेस देन 1 ईयर उनके लिए, और एक कैपिटल मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ग्रेटर देन 1 ईयर। तो मनी मार्केट को तो रेगुलेट करता है RBI और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज लॉन्च्ड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च किया गया है? एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ध्यान रखना, सेबी ने किया है। अब ये क्या करेगा? डेवलप टू रिड्यूस रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस एट द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड एट बोथ द प्राइमरी साइट एंड डिजास्टर रिस्क रिकवरी साइट। तो कुल मिला के इन्वेस्टर को जो रिस्क होती है, ठीक है, टेक्निकल ग्लिचेस के कारण, उनको कम करने के लिए IRRA प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया SEBI के द्वारा। ठीक है। इट इज़ अवेलेबल टू ट्रेडिंग मेंबर्स सपोर्टिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर द इन्वेस्टर्स। जॉइंटली किसने डेवलप किया? तो BSE NSE, मतलब जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं लगभग बड़े बड़े, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, MCX हो गया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है। लेकिन लॉन्च कहाँ पे हुआ है? इसको लॉन्च किया है SEBI ने इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। SEBI आपको पता ही है 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इसको 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया एक्ट के थ्रू। 1992 में एक्ट बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 9 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन को तो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जो 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर, ऑफ विच अ बोर्ड मेंबर इज अपॉइंटेड बाय RBI, 2 बोर्ड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 5 मेंबर्स आर बाय द सेंटर। तो कितने हो गए? 1 2 5 8 हो गए। तो 1 को तो करता है RBI अपॉइंट, ठीक है, 2 को करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 5 को करती है सेंटर। तो सबका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फंक्शंस ऑफ SEBI, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट एंड रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि कुछ जो इनसाइडर्स होते हैं जो SEBI या उसके इनसाइडर्स, अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो, क्योंकि ट्रेडर्स को अगर छोटी सी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है तो कई इन्वेस्टर्स को जो अनड्यू एडवांटेज मिल सकता है। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स वगैरह वगैरह, एजुकेशन वगैरह, ये सब। अब पावर्स क्या हैं? देखिए, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज, पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टीज टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन द कंट्री, कैन रेगुलेट एनी मनी पुलिंग स्कीम विद ₹100 crore और मोर एंड अटैच एसेट्स इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस एज पर सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1944। तो सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट में 2014 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत कोई भी मनी पुलिंग स्कीम जिसकी वर्थ जो वो 100 करोड़ है उससे ज़्यादा है तो उसको रेगुलेट कर सकती हैं। और इवन अगर नॉन कंप्लायंस कोई करती है तो उसके एसेट्स को भी अटैच कर सकती है। SEBI को पावर दी गई है। SEBI किसी से भी इन्फॉर्मेशन सीख कर सकती है, टेलीफोन कॉल, डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन्स और एंटिटीज इन रेस्पेक्ट टू एनी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय इट। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ले सकती है, जैसे फाइन इम्पोज कर सकती है किसी एंटिटी या पर्सन को मार्केट टेम्परली या मार्केट में ट्रेड करने से टेम्परली या परमानेंटली बैन कर सकती है। डायरेक्शंस इशू कर सकती है टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और पर्सन इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए हैं? एक तो जो IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट होना चाहती है स्टॉक मार्केट में तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो SEBI ने जो टाइम है IPO लिस्टिंग ऑफ कंपनीज का उसको 6 डे से 3 डे कर दिया, T+6 to 3, T+3। T होता है ट्रांजेक्शन, तो अब T+6 यानी जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस दिन लिस्ट हुई उसके 6 दिन बाद पहले होता था, लेकिन अब 3 दिन में ही जो है वो IPO की लिस्टिंग हो जाएगी कंपनी की। IPO क्या होता है? रेफर्स टू द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट, यानी पहली बार जब अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा होता है कोई कंपनी। IPO आपने अभी सुना ही होगा, बहुत सारी कंपनीज के LIC का IPO हुआ था, ठीक है। इट एक्ट्स एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी, क्योंकि इनिशियली फिर इससे बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्टर्स के थ्रू उनको मिलता है, ठीक है। अब BRSR कोर फ्रेमवर्क। BRSR क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, आपको पता है कि जो SEBI है वो इन्वेस्टर्स के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहा है। आजकल इन्वेस्टर्स जो है वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सुना होगा ESG नॉर्म्स, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म, कि कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन कितना इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव है, कितना सोशली वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये देख के इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी ने सबसे पहले तो पहले निकाला था कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। उसकी कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से मैंडेटरीली अपनी ये जो BRSR है इसको जो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अब एक और नया ये लेके आए BRSR कोर फ्रेमवर्क। अब इस कोर फ्रेमवर्क में क्या है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो सेबी ने अमेंड किया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 इन दिस रिगार्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग चेंजेस। अब सबसे पहले देखते हैं BRSR कोर है क्या। ये सबसेट है BRSR का, तो BRSR तो हमने देखा ही, उसका सबसेट है ये BRSR कोर। ये होता है कंसिस्टिंग अ सेट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अंडर 9 ESG एट्रीब्यूट्स, तो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एट्रीब्यूट्स। ना थ्रू BRSR रिपोर्टिंग सेबी इज डिफाइंड ESG डिस्क्लोजर्स इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर फॉर द लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो किस तरीके से ESG डिस्क्लोजर्स करने होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में वो सेबी ने डिफाइन किया इसके थ्रू। Keeping in view relevance to Indian emerging market context, few new KPIs have been identified for assurance such as job creation in small towns, openness of business, gross wages paid to women। यानी अब देखिए ESG जो है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, अब ये नॉर्म्स क्या है, ये बड़ी सब्जेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं कि सोशली कैसे एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है या इन्वायरमेंटली कैसे एक रिस्पॉन्सिबल होता है, और हर कंट्री की सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसके आधार पे उन्होंने कुछ न्यू इंडिकेटर्स भी जोड़े हैं, जैसे कि भाई आपने कितना जो है वो जॉब क्रिएशन किया स्मॉल टाउन्स में, आपका बिजनेस कितना ओपन है, कितना आप जो वेजेस पेड करते हो वुमेन को, यानी जेंडर पे गैप कितना कम है आपके यहाँ, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 9 ESG एट्रीब्यूट्स कुछ जोड़े हैं, इसको इनाम दिया BRSR कोर, ठीक है। अब ये BRSR कोर है, ये शायद, ठीक है। अभी ESG डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन, ठीक है, विल बी एप्लीकेबल टू टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल 2024-25, ठीक है। तो अब जो वैल्यू चेन के लिए जो डिस्क्लोजर करना है ESG डिस्क्लोजर्स, वो होगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल 2024-25 से टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज को। अब डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन विल बी मेड बाय लिस्टेड कंपनी एज पर BRSR कोर एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल रिपोर्ट। Value chain shall encompass top upstream and downstream partners of a listed entity cumulatively comprising 75%। अब देखिए बहुत सारा टेक्निकल है, अब इतना शायद ही आपको पूछे, लेकिन आपको तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन है वो तो एप्लीकेबल होगा टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर फाइनेंशियल 2024-25। और आपको एक 75% ध्यान रखना है कि वैल्यू चेन शैल एनकम्पास टॉप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी क्यूमुलेटिवली कंप्राइजिंग 75% ऑफ इट्स परचेजेस सेल्स बाय वैल्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बाकी इतना टेक्निकल शायद ही पूछे, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है BRSR कोर फ्रेमवर्क, जिसमें कुछ इंडियन और इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नए ESG एट्रीब्यूट्स जोड़े। अब डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस इशू किया है नेमिंग एंटिटीज इन्वॉल्व इन डब्बा ट्रेडिंग। अब डब्बा ट्रेडिंग इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है जो कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स बेट ऑन स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजेक्शन टू टेक फिजिकल ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे अपन अगर स्टॉक मार्केट में करते हैं तो क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, ये कंपनी के शेयर नहीं ले रहे, तो फिजिकल ओनरशिप तो ये नहीं ले रहे, बस वो जो स्पेकुलेशन है कि भाई कितना ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट बढ़ेगी घटेगी, ये एक तरीके से उस पर बेट कर रहे होते हैं, ठीक है, विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। सिंस देर आर नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम और गेन इट हेल्प्स डब्बा ट्रेडर्स एस्केप टैक्सेशन। अब चूंकि अब ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं इनकम और गेन के, क्योंकि रियल जब आप फिजिकल ओनरशिप कर रहे होते हैं या जो शेयर्स वो आप खरीद रहे होते हो तो आपको फिर डिपॉजिटरीज पे या स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू आपकी जो है वो आप एक सिस्टम से जुड़े रहते हैं, लेकिन इसमें तो प्राइस मूवमेंट्स पे बेट किया जा रहा है, तो इसका इनकम का कोई वो प्रॉपर रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, तो इसलिए ये टैक्सेशन से बच जाते हैं। और ये रिकग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ध्यान रखना है आपको, डब्बा ट्रेडिंग जो है वो एक तो सबसे पहले ये स्पेकुलेशन पे है कि भाई स्टॉक की जो प्राइस मूवमेंट है वो कैसे बढ़ रही है घट रही है वगैरह। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं इसको, फिर अगले वीडियो में इसको और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।